10th का फिजिक्स है, लाइट चैप्टर पार्ट 16। इसमें तुम लोग पढ़ोगे अवतल दर्पण पर अभिलंब, उत्तल दर्पण पर अभिलंब, अवतल दर्पण का फोकस एवं उत्तल दर्पण का फोकस। तो तुम लोग समतल दर्पण पढ़ चुके हो। समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में हम लोग एक और कलई किया हुआ रहता है और ये नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग कलई किया हुआ है, नीचे वाला भाग परावर्तक सतह का काम करता है। तो इस पर अभिलंब कहाँ होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को आपतित किरण, इंसिडेंट रे दिखलाना होगा। तो कहीं से भी दिखला सकते हैं। प्रकाश की किरणें, कल्पना करो ये दर्पण है तो संपूर्ण दर्पण पर न पड़ रहा है जी। यहां से आने वाली किरणें अगर यहां पड़ती है तो परावर्तन के बाद लौटेगी। तो इस बिंदु पर हम लोग आपतन बिंदु पर अभिलंब डालते हैं। यहां दिखलाएंगे आपतित किरण इस बिंदु पर पड़ रहा है तो इस बिंदु को कहा जाएगा आपतन बिंदु, और इस बिंदु पर डाला गया लंब कहलाएगा अभिलंब। आपतित किरण अगर ये 15 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है, अभिलंब के साथ 15 डिग्री का कोण बनाता है, तो ऐसी स्थिति में 15 डिग्री का कोण बना करके ही परावर्तित किरणें लौटेगी। परावर्तन का ये नियम है। तो परावर्तन का नियम सभी दर्पण के लिए एक समान होता है, चाहे दर्पण समतल दर्पण हो या कनकेव अवतल दर्पण हो या कन्वेक्स उत्तल दर्पण हो। तो परावर्तन का नियम तीनों दर्पण पर एक ही समान लागू होता है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण पर अभिलंब परावर्तक सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब जैसे ये हो गया, तुमको कौन सा दर्पण हुआ बोलो? अवतल में भीतर वाला भाग याद रखना परावर्तक सतह का काम करता है। तो अवतल दर्पण जिस गोले का अंग है उस गोले का केंद्र, इस अवतल दर्पण का केंद्र कनकेव मिरर का केंद्र कहलाएगा। तो मान लेते हैं ये केंद्र है C। तो बिंदु C से अवतल दर्पण पर जिस भी बिंदु को मिलाओगे, जितना भी बिंदु है ना, असंख्य बिंदु है, ये सभी सरल रेखाएं जो बन रही है, ये सभी सरल रेखाएं अभिलंब कहलाएगी। समझ रहे बात को? प्रकाश की किरणें अगर मान लो वक्रता केंद्र होकर के आती है तो इसका अर्थ है CA अभिलंब होगा, CB अभिलंब होगा, CD अभिलंब होगा। यानी केंद्र से गुजरने वाली, अवतल दर्पण में केंद्र से गुजरने वाली प्रत्येक किरणें जब परावर्तक सतह पर पड़ेगी, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर, तो सभी किरणें अभिलंब कहलाएगी। तो इसका अर्थ हुआ, अब ये देखो ये तो वक्र है ना, तो ये 90 डिग्री होगा। कहोगे कैसे होगा? कह सकते हो। तो फिर आ जाती है स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन की बात। तो टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा फिलहाल सब नहीं जान रहे हो, इतना ही याद रखना है। केंद्र से गुजरने वाली, यहाँ पर एक तो मोमबत्ती जला दो उसके केंद्र पर, तो प्रकाश की जितनी भी किरण पड़ेगी ये सब अभिलंब होगी। और याद करो समतल दर्पण की कहानी। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें परावर्तन के बाद किस दिशा से होकर के गुजरती है? तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें परावर्तन के बाद पुनः अपने ही रास्ता से लौटाती है। तो सेम कहानी इसमें भी होता है। ये सब पॉइंट इसलिए याद रखना होगा जो अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में बिंब का प्रतिबिंब इमेज कैसे बनता है, उसमें ये सब काम आएगा। तो बात याद रखनी होगी, समतल दर्पण प्लेन मिरर वाली ही, प्लेन मिरर पर बतलाए थे लंबवत पड़ने वाली किरणें परावर्तन के बाद पुनः अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। इसका अर्थ हुआ केंद्र से वक्रता केंद्र से अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रत्येक किरणें चूंकि अभिलंब होती है,
परावर्तक सतह पर, इसलिए परावर्तन के बाद पुनः अपने ही मार्ग से लौटेगी। याद रह जानी चाहिए बात। ये तो हुआ अवतल दर्पण का अभिलंब। अब आओ उत्तल दर्पण पर अभिलंब। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह इसका ठीक उल्टा होता है। भीतर वाला धसा हुआ भाग इसमें कलई किया हुआ रहता है। वो अभिलंब कैसे होगा, वो आप कहाँ बात है? टेंजेंट लाइन लगी टेंजेंट, हाँ, तो थोड़ा बढ़ाना है उसके लिए एंगल का कोण। वो सब जब टेंजेंट लाइन के बारे में सब जान जाएगा ना, तू लोग तो कुछ आदमी जान चुका है, तो फिलहाल मान करके चलो, कोई बात मान करके चलो जिसकी व्याख्या आगे हो जाएगी। ये कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में सब कुछ होता है काल्पनिक। अब जैसे इसका केंद्र कहाँ पर तू लोग लोगे, बोलो तो बतला चुके हैं। तो जिस खोखले गोले का अंग है उस खोखले गोले का केंद्र ही इस कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का केंद्र कहलाएगा। देखो परावर्तक सतह है बाईं ओर और केंद्र है दाईं ओर, जबकि अवतल दर्पण में कनकेव मिरर में क्या होता है, जिस ओर परावर्तक सतह है उसी ओर उसका सब कुछ होता है। केंद्र हुआ, फोकस हुआ। ये दर्पण का मध्य बिंदु पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अब यहाँ से तू इस पर लंब कैसे खींचोगे? पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या हुआ ना। अब इसमें तो किरण इधर से नहीं पड़ेगी बल्कि इधर से न पड़ेगी। इधर से जब किरणें पड़ेगी इसको पीछे की ओर बढ़ा दो, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया सेंटर, वक्रता केंद्र। क्योंकि दर्पण में परावर्तक सतह पर किरणें पड़ेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है तो इसके समानांतर किरणें पड़ेगी ऐसे। तो परावर्तन के बाद किस दिशा में जाएगी, तो इससे पहले अवतल दर्पण में बतलाना चाहिए था। चलो, ये परावर्तन के बाद ये इस पर अभिलंब डालेंगे तो अभिलंब होगा, तुमको अभिलंब भी काल्पनिक होगा। इसमें यहाँ से जितनी भी काल्पनिक रेखा टूटी हुई लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है ये अभिलंब हो गया उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में ये इसी गोले का अंग है, तो इसका भी सेंटर मान लो यही है। तो इसमें बतलाए हैं अभी, ये हो गया तुमको पोल। इस चित्र में तुम लोगों को गड़बड़ हो जाएगा। पहले अवतल दर्पण पर अभिलंब के बारे में जो बोले हैं इसको एक बार समझो, ये पॉइंट लिखा देंगे, तब उत्तल दर्पण पर अभिलंब अलग अलग, अन्यथा हो सकता है कंफ्यूज कर जाओ। तो अवतल दर्पण में अभिलंब वक्रता केंद्र से, जैसे ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का अभिलंब याद रखना है केंद्र से गुजरने वाली किरणें या रेखा। जैसे यहाँ पर ये केंद्र हो गया, ए बी हो गया अवतल दर्पण कनकेव मिरर, मिडिल पॉइंट हो गया तुमको पोल ध्रुव, जिसे पी से व्यक्त करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से व्यक्त करते हैं। तो पॉइंट ए को अच्छी तरह समझ लो, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली कोई भी किरण हो या रेखा हो, जो कि अनंत रेखाएं हो सकती है, ये सभी रेखाएं अभिलंब कहलाएगी। किरण के रूप में हो, किरण का दिशा देखो, ये परावर्तक सतह है तो किरण की दिशा ऐसे दिखलानी होगी। तो अवतल दर्पण कनकेव मिरर में लंब अभिलंब किसे कहते हैं, तो केंद्र से, वक्रता केंद्र से परावर्तक सतह पर किसी भी बिंदु पर पड़ने वाली किरणें अभिलंब होगी। समझ गया? किरण के बदला तू रेखा भी कह सकते हो। वक्रता केंद्र से, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा या किरण अवतल दर्पण में अभिलंब कहलाएगी। तो अवतल दर्पण कनकेव मिरर का अभिलंब क्या हुआ, समझा? पॉइंट वाइज समझते हुए जाना है। फिर परावर्तन कैसे होता है, पहले अभिलंब समझ गया। तो मान लो ये
परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है। तो हम लोग मान लेते हैं ये किरणें यहाँ पर पड़ रही है, तो परावर्तन के बाद कैसे लौटेगी? तो फिर समतल दर्पण की कहानी में ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। आपतन बिंदु पर हम लोग अभिलंब खींचते हैं, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, I बराबर R होता है ना। तो अगर CM कोई सरल रेखा है जो केंद्र से आकर के वक्रता सतह पर पड़ती है, तो किरणों का परावर्तन कैसे होगा? तो यहाँ से आने वाली ये CM रेखा अभिलंब कहलाएगा। और फिर देखो यहाँ से जैसे कोई किरण इधर से आती है, तो इस अभिलंब के साथ ये थीटा कोण बना रही है, तो परावर्तन के बाद जो है ये भी कोण थीटा कोण बनाएगा। इसको समझा? हाँ। अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से परावर्तक सतह पर एक सरल रेखा खींचेंगे वक्रता केंद्र से। तो मान लो ये तुमको वक्रता केंद्र है C, अब ये किरणें आ रही हैं, ये कोण 30 डिग्री का बन रहा है, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है, तो ये जब परावर्तित होगी तो 30 डिग्री का कोण बना करके ही परावर्तित होगी, इस ढंग से लौटेगा। समझ रहा है ना? मान लो कोई किरण यहाँ पर पड़ रही है लेकिन वक्रता केंद्र से आ रही है, या चलो ये CQ अभिलंब है। अब यहाँ पर पड़ने वाली किरणें अगर इधर से किरण आती है तो ये कोण कुछ न कुछ होगा। अगर मान लेते हैं 45 डिग्री का है, तो इस अभिलंब के साथ 45 डिग्री का ही कोण बना करके ये परावर्तित किरण के रूप में लौटेगा। समझता है? यानी कि यहाँ पर अभिलंब वक्रता केंद्र से ही बनाएंगे। वक्रता केंद्र से परावर्तक सतह को मिलाने वाली प्रत्येक रेखा अभिलंब कहलाएगी। हाँ। ये तो वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र से कोई भी सरल रेखा परावर्तक सतह पर जब हम लोग खींचेंगे तो वही अभिलंब कहलाएगी। अभिलंब की परिभाषा मान लो ना, मतलब अवतल दर्पण में अभिलंब किसे कहते हैं? तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली हर एक सरल रेखा जो परावर्तक सतह तक आती है उस रेखा को हम लोग अभिलंब कहेंगे। तो वक्रता केंद्र से ये परावर्तक सतह पर तो अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, सभी रेखाएं अभिलंब कहलाएगी। तब जब सभी रेखाएं अभिलंब कहलाएगी तो ऐसी स्थिति में हम लोग कुछ किसी किरण को कैसे दिखलाएंगे? तो ध्यान से देखो, ये हो गया तुमको वक्रता केंद्र, कोई किरण यहाँ पर पड़ रही है, इस बिंदु पर पड़ रही है, ये हो गया तुमको अभिलंब। तो अगर ये आपतित किरण है, यहाँ पर थीटा कोण बना रही है, तो ये हो गया आपतन कोण। बोलो, ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होता है। तो इसका मतलब ये किरण टकरा करके परावर्तक सतह से जब लौटेगी तो ऐसी स्थिति में ये थीटा कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यहाँ पर भी तो ये भी कोण थीटा ही न होगा, ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा। अभिलंब समझा? हाँ, समझ। तो जब लंबवत किरणें आएगी तो लंबवत किरण जब आएगी तो मान लो वक्रता केंद्र से ही कोई किरण आ रही है, तो चूंकि वक्रता केंद्र से परावर्तक सतह का कोई भी बिंदु से एक सरल रेखा खींचो तो अभिलंब कहलाएगा। इसका मतलब ये CS किरण लंबवत आ रही है तो पुनः केंद्र होकर के ही लौट जाएगी। तो पॉइंट A के बारे में हम लिख देते हैं। देखो चरणबद्ध ढंग से A और B का आंसर। अवतल दर्पण पर अभिलंब, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र से, ये अवतल दर्पण है, वक्रता केंद्र से दर्पण के परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब कहलाएगी। अब ये सेंटर है वक्रता केंद्र और ये
परावर्तक सतह कहो या दर्पण ही कहो, तो वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाएगी। तो अभिलंब क्या कौन कौन हुआ? CE, CE, CD, CP, CB, CA, और सबकी लंबाई बराबर होगी। क्यों होगी बराबर? क्योंकि ये त्रिज्या है, गोला का त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो समान लंबाई का होगा। फिर क्वेश्चन बी, उत्तल दर्पण पर अभिलंब। तो उत्तल दर्पण के केंद्र से वक्रता केंद्र, समझा ना, के केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा उत्तल दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। ये उत्तल दर्पण है, भीतर से कली किया हुआ है, और ये देखो इसमें डॉट डॉट के रूप में दिखलाया है, इसमें सीधी सरल रेखा के रूप में। इसका कारण है परावर्तक सतह के विपरीत में सब कुछ काल्पनिक होता है। बतलाएंगे, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इमेजिनरी, काल्पनिक, वर्चुअल इमेज। अवतल दर्पण में दोनों तरह का बनता है। समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में सिर्फ वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभास होता है जो दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने जब हम लोग खड़ा होंगे तो ऐसा आभास होगा ये हम ही है दर्पण के भीतर। वास्तव में ये असली प्रतिबिंब नहीं है, काल्पनिक है, समझ गए, वर्चुअल। यहाँ पर तो इसमें भी सबकी लंबाई बराबर होगी, चूंकि ये किसी गोले का अंग है, ये तो त्रिज्या है, ये एक अभिलंब है। यहाँ पर मतलब जितना भी रेखा खींचोगे ना दर्पण तक, वो सब अभिलंबे कहलाएगी। उत्तल दर्पण में भी ना, उत्तल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी। अवतल दर्पण में, कनकेव मिरर में ये वास्तविक अभिलंब होता है, और ये काल्पनिक है, फिगर भी बनेगा काल्पनिक। तो काल्पनिक को हम लोग टूटी हुई रेखा से दिखलाएंगे, इसको याद रखना है। सीधी रेखा से दिखलाओगे तो गलत हो जाएगा। तो इस दोनों को उतारो पहले। जैसे ये हो गया तुमको भीतर से कली किए, तो कन्वेक्स मिरर हो गया उत्तल दर्पण। देखो इसमें परावर्तन किस तरह होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन होना चाहिए था, उत्तल दर्पण से एवं अवतल दर्पण से परावर्तन किस तरह होता है। तो इसी का उदाहरण समझो। ये मध्य बिंदु हो गया तुमको, पोल हो गया। इसका तो काल्पनिक, मतलब इस साइड में बनेगा तुमको वक्रता केंद्र। तो ये हो गया वक्रता केंद्र। प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह पर टकराएगी, यानी इधर से मान लो कोई किरण दर्पण पर पड़ी, तो इसका परावर्तन कैसे होगा? बहुत सारी अनंत किरणें पड़ेगी ना, ये भी किरण पड़ रही है, तो परावर्तन कैसे होगा? एक किरण ले लो, पोल से होते हुए जा रही है, तो परावर्तन कैसे होगा? तो ये आपतन बिंदु जो है इसको मान लो Q मान लेते हैं, तो फिर इसको C से मिला दो, तो CQ अभिलंब हुआ। तो ये आपतित किरण है, इसका परावर्तन कैसे होगा? अभिलंब के साथ आपतित किरण। अभिलंब को हम लोग पीछे की ओर भी बढ़ा सकते हैं ना। ये SC अभिलंब हुआ, तो ये हो गया आपतित किरण। अभिलंब के साथ ये कोण बनेगा तो क्या कहलाएगा? आपतन कोण। तो ये मान लो 15 डिग्री का कोण बनाया, ये हो गया तुमको आपतन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ये हुआ 15 डिग्री आपतन कोण। अभिलंब के साथ ये आपतित किरण 15 डिग्री का कोण बनाता है, तो 15 डिग्री के कोण पर ही परावर्तित होगा ये किरण। ये तो लंबवत है, मतलब परावर्तन में जो बतलाए हैं वो नहीं बोले आप, जो लाइट जो पड़ रहा है वो लंबवत आपकी 15 डिग्री बना दी, लंबवत। ये हुआ तुमको आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। अब ध्यान से सुनो तो, आपतित किरण ये अभिलंब है ना जी। इस अभिलंब CQ को हम लोग S तक बढ़ा दिए हैं। तो जैसे मैथ में पढ़ते हो, ये AB सरल रेखा पर एक सीधी सरल रेखा खड़ी है DC, तो ये CD
ए बी पर अभिलंब यानी लंब है 90 डिग्री, तो इसको हम लोग और ऊपर तक बढ़ाएंगे तो पर भी तो ये पूरा अभिलंब है। तो इसी तरह सी क्यू को हम लोग सीधे पीछे की ओर बढ़ा दिए, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो आपतित किरण ये अभिलंब के साथ 15 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तन में बतलाया है ना, ये प्लेन मिरर में आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होता है। तो ये 15 डिग्री होगा तो ये भी 15 डिग्री होगा। समझा आप बात को, कैसे परावर्तित होगी? लंबवत किरणें पड़ेगी तो लंबवत किरणें, चलो जब लंबवत किरणें पड़ेगी तो सीपी को मिलाओ, ये भी तो अभिलंब है। नहीं, हम पोल पे नहीं लेंगे, हम वही लेंगे लंबा। कहाँ पर लोगे? लंबवत लेने का अर्थ हुआ इन किरणों को तू हटा दो। अब बोलो तो तुम्हारा क्वेश्चन है लंबवत किरण लेंगे, तो लंबवत किरण का अर्थ है जैसे इसको भी हटाओ, चलो इसको भी हटा दिए, ये पोल है, इसको भी हटा दिए। लंबवत किरण का क्या अर्थ हो गया? जैसे इसको हम मान लो मिलाए, ये किरण देखो लंबवत है, ये लंब हुआ सी एस, इसको मान लो डी। एस डी किरण यानी एस सी डी सी लंब हुआ ना। जब डी सी लंब हुआ तो एस सी भी ना लंब हुआ, समझता है? तो डी सी लंब हुआ तो सी डी को हम एस तक बढ़ा दिए। अब तू बोला लंबवत किरण, तो एस डी किरण को ये लंबवत किरण कहा जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होगा। तो परावर्तक सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरणें पुनः परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर लौट जाती है, ये ऐसे लौट जाएगी। जैसे यहाँ देख सकते हैं। फिर उदाहरण, ये सीएम भी लंब हुआ, तो लंबवत किरण का अर्थ हुआ ये एनएम किरण को लंबवत किरण कहेंगे, क्योंकि सीएन लंब हुआ, सीएम लंब हुआ, सीएम को हम एन तक बढ़ाए। तो इन किरणों का परावर्तन कैसे होगा? तो परावर्तक सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरणें परावर्तन के बाद पुनः अपने ही मार्ग पर लौटाती है। तो ये तो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिला। देखो डाउट को क्लियर करो। इसमें देखो ए बी हो गया, सी डी को अगले पार्ट के लिए रहने दो। एक नया क्वेश्चन इसमें बना देते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर लंबवत किरणों का परावर्तन दिखलावे। समझ गया? ये भी अगले पार्ट छोटा सा है, इसी में ऐड करो। इस प्रश्न को अगले पार्ट में रहने दो, वीडियो लंबा हो जाएगा।